भाई, ये देखो, जल्दी आओ। कल ही अपना 18वां जन्मदिन मना चुकी रोशनी ने आवाज़ देकर अपने भाई को बुलाया। वो अभी अपने घर की तीसरी मंजिल पर बने केवल एक कमरे की खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। क्या हुआ दीदी, मैं यहीं तो हूँ, आप इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हैं? ये कहता हुआ सार्थक रूम के अंदर आया। उसके हाथ में एक ड्राइंग शीट थी जिस पर गहरी काली पेंसिल से एक हथियार नुमा कुछ बनाया हुआ था। सार्थ भाई, देखना, वहाँ आज फिर से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। सार्थ, जब से हम यहाँ आए हैं तब से मैं ये तीसरी बार देख चुकी हूँ। हर महीने की अमावस्या को यहाँ आग की लपटें दिखाई देती हैं। अच्छा सार्थ, ये बताओ अभी कितने बजे हैं? खिड़की से बाहर झांक रही रोशनी ने सार्थक की ओर देखते हुए पूछा। अभी दीदी, अभी तो 10 बज रहे हैं। चलो न दीदी, ये सब छोड़ो और नीचे चलते हैं, वरना माँ बहुत डांटेगी। सोने का समय हो रहा है। घड़ी देखते हुए सार्थक बोला और नीचे जाने लगा। रुक भाई, सुनना यार, मेरी वहाँ जाने की इच्छा हो रही है। आखिर वहाँ क्या है और ये आग क्यों जलती रहती है, और वो भी इतनी ऊपर तक? सार्थक को रोकते हुए वहाँ जाने की इच्छा जताते हुए रोशनी बोली। नहीं दीदी, वहाँ मत जाना, पता नहीं वहाँ क्या हो। सुना है अमावस्या वाले दिन भूत, पिशाच, चुड़ैल सब शैतान की उपासना करते हैं। और तो और वो लोग अमावस्या वाले दिन रात को 12 बजे नर बलि भी देते हैं। ना बाबा ना, वहाँ जाना तो दूर, मैं तो वहाँ जाने की सोचूंगा भी नहीं। और आप भी मत सोचना। मुझे पता है आपको नई नई चीज़ें देखने और सुनने का शौक़ है। आपका तो पता नहीं, लेकिन मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अपनी आंखें बड़ी कर रोशनी को देखते हुए सार्थक ने वहाँ जाने से मना कर दिया। क्या रे सार्थक, डरपोक कहीं का, देख मैं तो माँ से छुप कर जा रही हूँ। अगर तुझे आना है तो आ जा। ये कहते हुए रोशनी ने सार्थक के सर पर एक टपली मारी और रूम से बाहर आ गई। रोशनी जैसे ही बाहर जाने को निकली, वैसे ही सार्थक के हाथ में जो ड्राइंग शीट था उससे उसका हाथ छू गया। रोशनी तो निकल गई, लेकिन अचानक ही उस शीट पर बनी ड्राइंग सुनहरे रंग में चमकने लगी, जिसे सार्थक नहीं देख पाया। रोशनी और सार्थक दोनों भाई बहन थे, जो बचपन में तो बहुत झगड़ते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए वैसे वैसे उन दोनों के बीच स्नेह बढ़ता गया। वो दोनों भाई बहन तो थे, लेकिन सौतेले। हाँ, वो सौतेले भाई बहन थे। रोशनी जब 3 महीने की थी तब ही उसकी माँ चल बसी। उसकी माँ के मरने के 3 ही महीने बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। सार्थक रोशनी से 2 ही साल छोटा था। सार्थक की माँ ने कभी भी रोशनी को पसंद नहीं किया, लेकिन सार्थक के कारण वो उसे कुछ कहती भी नहीं थी। घर में रोशनी और सार्थक की माँ दोनों अजनबियों की तरह रहा करते थे, लेकिन रोशनी के साथ सार्थक था तो उसे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती थी। इन दोनों के पापा बाहर रहते थे। अभी 3 महीने पहले ही इन्होंने इस शहर में एक 3 मंजिला खाली पड़ा मकान खरीदा था, वो भी बहुत कम दाम पर, क्योंकि इसके आसपास कब्रिस्तान बने हुए थे। रोशनी रूम से बाहर निकल गई थी। सार्थक भी अपने हाथ में पड़ी सीट को वहीं कुर्सी पर रखकर रोशनी के पीछे पीछे चल पड़ा। दी, रुको ना यार, चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ, आपको अकेले तो जाने नहीं दे सकता ना। ये कहते हुए दौड़ता हुआ सार्थक रोशनी के पास आ गया और वो दोनों नीचे की तरफ चले गए। इधर वो ड्राइंग शीट अचानक ही उड़कर खिड़की के पास आ गई। देखते ही देखते खिड़की का कांच पिघलने लगा और ज़मीन पर बहने लगा। रोशनी और सार्थक दोनों धीरे धीरे बिना पैरों की आवाज़ किए जैसे ही बाहर निकलने के लिए
घर के दरवाजे की तरफ बढ़े, वैसे ही रोशनी को याद आया कि वो अपना फ़ोन वहीं ऊपर कमरे में भूल आई है। वो सार्थक को रुकने के लिए बोल वापस ऊपर की तरफ चली गई। जैसे ही वो ऊपर आई, वैसे ही उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कुछ है। तीसरी मंजिल पर बस एक कमरे के सिवा और कुछ भी नहीं था। उसने अपने आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन लाइट ऑन नहीं होने के कारण कुछ भी नहीं दिखा। मन का वहम समझकर रोशनी ने लाइट ऑन की, लेकिन वहाँ की लाइट ऑन होकर तेज रोशनी के साथ वापस बंद हो गई। ये सब छोड़कर वो अंदर कमरे में गई और एकदम से फिसलकर नीचे गिर पड़ी। पूरा पिघला हुआ कांच रोशनी के शरीर पर चिपक गया। वो उठी और खुद को साफ किया। उसे ऐसा लगा कि शायद यहाँ पानी गिरा हो। उसने अंधेरे में ही अपने मोबाइल को खोजा और उठाकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, वैसे ही उसकी नज़र उस सीट पर पड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे वो सीट खिड़की के कांच पर चिपकी हुई हो। हे भगवान, ये सार्थ पता नहीं क्या क्या करता रहता है। ये कहते हुए उसने वो सीट वहाँ से हटाई और टेबल पर रखकर वापस चली गई। खिड़की का कांच पूरी तरह पिघल चुका था। रोशनी ने वो सीट टेबल पर रखी, लेकिन रोशनी के वहाँ से निकलते ही वो सीट तेज़ी से उड़ते हुए खिड़की से बाहर निकल गई। रोशनी और सार्थक निकल चुके थे उसी दिशा में जहाँ इन लोगों ने आग देखी थी। दीदी, क्या आपको भूत प्रेत पर विश्वास है? हम जहाँ जा रहे हैं, अगर वहाँ सच में ऐसा हुआ तो? सार्थक ने अपनी बहन रोशनी के साथ चलते हुए पूछा और उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन रोशनी ने झटके से उसका हाथ छोड़ दिया और अचानक उसके सामने आ गई। सार्थक, मैं तुझे खा जाऊंगी, एक अजीब से आवाज़ में बोलते हुए रोशनी बिखरे बाल, आंखों के सामने आए हुए चेहरे पर शैतानियत लिए सार्थक के सामने आकर खड़ी हो गई। सार्थक जोर से चिल्लाया और भागने ही वाला था कि रोशनी उसका हाथ पकड़कर हंसने लगी। अरे बुद्धू, मैं ही हूँ, बस तुझे डरा रही थी। ये कहते हुए रोशनी ने अपने बाल सही किए और सार्थक को शांत किया। सार्थक ने फिर से रोशनी का हाथ थाम लिया और दोनों उस ओर बढ़ते गए। आग की लपटें अब उन्हें बहुत करीब से दिखाई दे रही थीं। देखते ही देखते वो बहुत पास पहुंच गए थे। उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि वो लपटें एक कब्रिस्तान से आ रही थीं। वो दोनों मजबूती से एक दूसरे का हाथ थामे कब्रिस्तान की सीमा पर पहुंच चुके थे। जैसे ही वो सीमा तक पहुँचे, वैसे ही एक चमगादड़ों का झुंड बहुत तेज़ी से चित्कार करता हुआ वहाँ से उड़ा। अचानक से वो तेज आग की लपटें धीरे होने लगी थीं। जैसे जैसे वो कम हुई, वैसे वैसे उन्हें वहाँ एक आकृति दिखाई दी। वो शायद पूजा पाठ कर रही थी। उसे देखकर रोशनी को याद आया कि सार्थक ने उसे कहा था कि कब्रिस्तान में शैतान की पूजा की जाती है। कुछ सोचकर रोशनी आगे बढ़ी, लेकिन उसके आगे बढ़ते ही कब्रिस्तान पूरा का पूरा हिल उठा। पेड़ पर बैठे उल्लू चमगादड़ के झुंड चिल्लाने लगे और उड़ते हुए उन दोनों के आसपास मंडराने लगे। कोई कोई उन्हें घायल करने की कोशिश करने लगे, लेकिन ये क्या, जैसे ही रोशनी का हाथ किसी उल्लू को छूता, वो वहीं गिरकर मर जाता। लेकिन इन बातों पर ध्यान न तो रोशनी ने दिया और न ही सार्थक ने। जैसे तैसे वो आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक पेड़ से उन दोनों के सामने एक चुड़ैल लटक गई। दोनों ही चिल्लाते हुए पीछे हो गए। वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक चित्कार के साथ उन दोनों के सामने आ गई। दिखने में वो एकदम बड़ी चमगादड़ जैसी लग रही थी और चेहरा एकदम काला सड़ा हुआ।
और अपनी लाल आंखों से देखते हुए आगे बढ़े जा रही थी। वो दोनों धीरे धीरे पीछे हुए जा रहे थे। अचानक वो चुड़ैल रोशनी पर झपट पड़ी, लेकिन खुद ही एक चित्कार भरते हुए उन दोनों से बहुत दूर जा गिरी। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक उन्होंने देखा कि बहुत से पिशाचों और चुड़ैलों ने उन्हें घेर रखा है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालते हुए उनकी ओर बढ़ रहे हैं। डर के मारे दोनों के हलक सूख चुके थे। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है। हम क्यों आए यहाँ पर? यदि माँ को पता चला तो क्या होगा? सार्थक डरते हुए बोला। सार्थ, जिंदा रहेंगे तो माँ को पता चलेगा ना। अभी तो यहाँ से बचने के बारे में सोचो। रोशनी उन सभी चुड़ैलों को देखती हुई बोली। तभी रोशनी को उन चुड़ैलों के बीच से निकलने की जगह दिखी। सार्थ, भागो यहाँ से, जल्दी निकलो। ये कहते हुए रोशनी ने सार्थक का हाथ पकड़ा और भागते हुए पिशाचों और चुड़ैलों के बीच से निकल गई। वो भागने लगे, लेकिन अचानक ही भागते भागते एक कब्र से टकराकर दोनों ही नीचे गिर गए। सार्थक झट से वापस खड़ा हो गया और रोशनी को हाथ देकर खड़ा किया। जैसे ही रोशनी खड़ी होकर आगे बढ़ी, वैसे ही कब्र से एक काला सा कुछ बड़ा सा हाथ निकला और रोशनी के पैर को पकड़ लिया। रोशनी और सार्थक की चीख निकल गई। रोशनी खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे ही रोशनी ने अपने हाथ से उस हाथ को छुआ, वैसे ही वहाँ एक भयानक चीख निकली और वो हाथ जलकर राख हो गया। ये देखकर रोशनी और सार्थक दोनों हैरान रह गए। दी, ये क्या था? आपने जैसे ही हाथ लगाया वो हाथ जल कैसे गया? क्या आप में कुछ शक्तियाँ हैं या ये सिर्फ इत्तेफाक है? सार्थक ने हैरानी से पूछा। तभी अचानक हवाएं चलने लगी, बहुत तेज, और अजीब अजीब सी आवाज़ें भी आने लगी। बहुत दूर से एक उड़ती हुई चीज़ आती हुई दिखाई दी, जिससे बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। वो आग की लपटें फिर से तेज हो गई थी। चारों तरफ भयानक माहौल हो गया था। तभी एक बहुत खतरनाक आवाज़ पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। आज मेरा 100 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। इस पूरी दुनिया पर मेरा राज होगा। आज शैतान को प्रसन्न कर मैं बहुत सी शक्तियाँ अर्जित करने वाली हूँ। ये कहता हुआ एक काला सा साया उन्हें उस आग की लपटों के बीच दिखाई दे रहा था। देखते ही देखते वो आग की लपटें और वो काला साया उन दोनों के काफ़ी करीब आ गया था। वो दोनों बुत बने ऐसे ही खड़े ये सब देख रहे थे। ज़रूरत थी मुझे तुम दोनों इंसानों की। ये कायनात भी यही चाहती है कि मैं अपनी शैतानियत के बल पर इस पूरी दुनिया पर राज करूं। उस साये की हंसी पूरे कब्रिस्तान में गूंज रही थी। अचानक वो साया उड़ती हुई चमकती हुई चीज़ को देखकर उसे अपने पास बुलाने के लिए कुछ मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने कुछ मंत्र पढ़े, वैसे ही वो उड़ती हुई चीज़ उसके हाथों में आ गई। ये वही सीट था जो सार्थक के हाथ में था। सार्थक ने इसे देखते ही पहचान लिया। अरे अरे, ये तो वही ड्राइंग सीट है जो मुझे उस स्टोर रूम में मिला था और मैं आपको दिखाने के लिए लाया था दीदी, हड़बड़ाते हुए सार्थक बोला। अचानक पूरा कब्रिस्तान कांपने लगा और जहां रोशनी और सार्थक खड़े थे, वहां से कुछ ही दूरी पर धरती फट गई और एक कब्र उससे बाहर आ गई। जैसे ही कब्र बाहर आई, उस काले साये के चेहरे पर से नकाब हट गया। माँ आप? सार्थक और रोशनी दोनों एक साथ चिल्लाए। हाँ मैं, और मैं तुम लोगों की माँ नहीं हूँ। 100 साल पुरानी एक पिशाचिनी हूँ जो ना अपने परिवार की होती है और ना ही अपने बच्चों की। मुझे शैतानी ताकतों के लिए अपने ही खून की बलि देनी थी, लेकिन ये लड़की
ये लड़की मेरी दुश्मन है। इसकी अच्छाई की ताकतों के आगे मेरी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ गईं। बहुत बार इसने तुझे जाने अनजाने में बचा लिया, लेकिन आज नहीं, आज कोई नहीं बचेगा। ये देख रहे हो, उस ड्राइंग शीट की तरफ इशारा करते हुए। जब मेरे आका को इस कब्र में डाल दिया गया था, उससे पहले उन्होंने ये कागज़ दिया था और बताया था कि जब कोई अच्छी शक्ति इसे छुएगी तो वो इस कागज़ से निकलकर बाहर आ जाएंगे। बचपन में एक बार इस लड़की ने इसे छुआ था तो ये एकदम से जगमगा गया, लेकिन उस वक्त ये 18 की नहीं थी। इतने सालों से मैं इसके 18 के होने का इंतज़ार कर रही हूँ, इसलिए आज से 3 महीने पहले से यहाँ बलि देकर अनुष्ठान कर रही थी, ताकि ये लड़की 18 की होते ही इसे छुए और बाहर आ जाए। आज आखिरी बलि है मेरे अपने खून की। ये कहते हुए उसने एक भयानक हंसी के साथ अपना हाथ लंबा करके सार्थक को उसकी गर्दन पकड़कर उठा लिया। सार्थक दर्द के मारे तड़पने लगा। दी बचाओ, माँ छोड़ दो मुझे। सार्थक खुद को छुड़ाने का प्रयास करने लगा, लेकिन नहीं छुड़ा पाया। रोशनी समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। अचानक उसे वो सीट दिखी जिस पर अभी भी रोशनी चमक रही थी। सार्थक को उठाने के चक्कर में उसकी माँ ने उस सीट को छोड़ दिया था। वो सीट वहाँ से उठती आग की लपटों के पास ही गिर पड़ी थी। रोशनी आग की तरफ भागी और उस सीट को उठा लिया। आग के पास पहुँचते ही रोशनी के शरीर पर लगा कांच का पदार्थ फिर से पिघलने लगा था और ज़मीन पर गिरते हुए एक गोला सा बन गया था। देखते ही देखते रोशनी के हाथ में पकड़ी गई सीट अचानक से परिवर्तित होकर एक हथियार का रूप ले चुकी थी। जैसे ही वो सीट हथियार में बदली, वैसे ही आसमान से एक रोशनी उस हथियार पर गिरी। पूरे कब्रिस्तान में रोशनी फैल गई। वो 100 साल पुरानी पिशाचिनी दर्द से चिल्ला पड़ी और उसने सार्थक को छोड़ दिया। सार्थक दौड़कर रोशनी के पास आ गया। आसमान से निकली तेज रोशनी के शरीर पर लगे कांच के तरल पदार्थ से टकराकर पूरे कब्रिस्तान में फैल गई थी और इसी रोशनी से पूरे कब्रिस्तान के पिशाच और चुड़ैल जलकर नष्ट हो गए। लेकिन वो 100 साल पुरानी पिशाचनी नष्ट नहीं हुई, क्योंकि वो इंसानी रूप में थी। इसी रोशनी से ज़मीन से निकलने वाली कब्र वापस ज़मीन में चली गई। अचानक रोशनी को एक आवाज़ सुनाई दी जो वहाँ पर बनी एक पवित्र कब्र से आ रही थी। रोशनी, इसी हथियार से तुम इस पिशाचनी के शरीर को ख़त्म कर दो, ताकि आसमानी रोशनी से ये भी जलकर नष्ट हो जाए। मैं जानती हूँ कि तुमने इसे अपनी माँ का स्थान दिया, लेकिन इसके शरीर में पिशाचनी निवास करती है, तो तुम्हें इसे मारना ही होगा। ये कहते हुए उस कब्र की रोशनी अचानक गायब हो गई। उस पिशाचनी ने हंसते हुए बोला, मार डालो मुझे, लेकिन मैं फिर आऊँगी अपना बदला और अपना सपना पूरा करने। और मुझे मार भी दिया तो क्या, इस कब्रिस्तान का रहस्य तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, कभी नहीं। ये कहते हुए वो पिशाचिनी भयानक रूप से हंसने लगी। तभी रोशनी उस कांच के घेरे सहित आगे बढ़ी और उस हथियार को पिशाचिनी के शरीर में घोंप दिया। एक भयानक चित्कार से पूरा कब्रिस्तान कांप उठा और इसी के साथ वो पिशाचिनी जलकर राख हो गई। पिशाचिनी के राख हो जाने के बाद वहाँ सब सामान्य हो गया। आग की लपटें भी बंद हो चुकी थी और रोशनी के चारों ओर बना कांच का घेरा भी गायब हो गया था। रोशनी और सार्थक भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकले और अपने घर की तरफ वापस चल दिए। तो ये थी रोशनी और सार्थक की कहानी। अगर
आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।